नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है कैलाश की कक्षा के इस वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो 11 जून से लेकर के 17 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए उसको हम लोग डील करने वाले हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, देश के पहले मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट का ये जो पहला टेस्ट फ्लाइट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में हुआ है पहला। ठीक है, ये मेड इन इंडिया इम्पोर्टेंट भी है, न्यूज़ में भी काफ़ी था ये। तो देखिए 10 जून 2026 को भारत में बने पहले C-295 सैन्य परिवहन विमान गुजरात के वडोदरा में, गुजरात में भी कहाँ? वडोदरा में अपना पहला जो टेस्ट फ्लाइट है वो सफलतापूर्वक उड़ान भरे हैं और जो डिफेंस के मामले में ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये किस तरह का एयरक्राफ्ट होता है? एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है जिसमें सैनिकों को, हथियारों को, सैन्य उपकरणों को, राहत सामग्री को क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। मेड इन इंडिया है ये, इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की साझेदारी में बनाया गया है। स्पेन होना चाहिए, ठीक है? और भारतीय वायुसेना ने क्या किया है, 56 ऐसे विमानों का ऑर्डर दिया है जिसमें 16 स्पेन में बनेंगे और एयरबस द्वारा बनाया जाएगा और 40 जो है अब भारत में ही बनाया जाएगा। तो C-295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट जो कि मेड इन इंडिया है, कहाँ से हुई? गुजरात से हुई है। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट, ठीक है, जो रेतों से कलाकृति दिखाते हैं, वो कौन है? किनको वो अवार्ड मिला है? रशिया का ग्रैंड सैंड मास्टर कप। तो ये मिला है सुदर्शन नायक जी को, हमेशा न्यूज़ में रहते ही हैं। लोग ग्लोबल वार्मिंग पर उन्होंने एक शानदार रेत की मूर्ति बनाई थी। उनकी कला पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता का संदेश देता है और रूस में जो आयोजित हुआ सेकंड अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप से सम्मानित किया गया है और ये पहने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले भारतीय हैं सुदर्शन पटनायक रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप से। हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियनर कौन बने हैं? ये बने हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क बन गए हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनर। उनकी कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर मतलब लगभग 1100 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। उनकी जो कंपनी थी स्पेस एक्स के आईपीओ के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहने की वजह से हुआ है। इनके शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ गई। इनके पास इतना पैसा हो चुका है कि कई देशों की जो पूरी जीडीपी, पूरी इकोनॉमिक्स से भी इनकी ज़्यादा हो चुकी है। तो इलॉन मस्क पहले ट्रिलियनर। हाल ही में जोजिला टनल सुर्खियों में रहा, किन 2 क्षेत्रों को ये आपस में जोड़ता है? श्रीनगर जम्मू, जम्मू कारगिल, श्रीनगर लेह या मनाली कारगिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से। श्रीनगर से किसको जोड़ता है? ये लेह को जोड़ता है। चलिए हम लोग फटाफट एमसीक्यू को डील करेंगे। जोजिला टनल, नाम याद रखना, जोजिला टनल एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो गया है जिसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है, मतलब तोड़ा गया है। इसका मतलब है कि पहाड़ के अंदर से आर-पार रास्ता पूरी तरह से खुल गया है, यही ब्रेक थ्रू है। यह टनल बाल्टान, सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर और मीना मार्ग द्वास कारगिल, लद्दाख के बीच बन रहा है। इसकी लंबाई है 13.153 किलोमीटर, यह लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। जोजिला टनल, नाम याद रखिए, जोजिला टनल श्रीनगर और लेह को, ये हाईवे NH1 में स्थित है, इन दोनों को जोड़ रहा है। पहले क्या लगता था, देखिए 3.5 घंटे लग जाते थे इस पासेस, इस दर्रा को पार करने में, लेकिन अब 15 से 20 मिनट में ही ये काम हो जाएगा। न्यूज़ में था ये, भारत के लिए अचीवमेंट था जोजिला टनल, जो कि किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर से लेह को जोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, हर 4 साल में होने वाला फुटबॉल का बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है। तो इसका उद्घाटन मैच कहाँ पर हुआ? तो इसका उद्घाटन मैच हुआ है मेक्सिको में। 3 देश इसका होस्ट कर रहे हैं, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। लेकिन पहला मैच जो हुआ है, उद्घाटन मैच, वो मेक्सिको में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको। 11 जुलाई से 19 जुलाई तक ये टूर्नामेंट चलना है। उद्घाटन मैच हुआ मेक्सिको सिटी के एस्टोडियो एज़ेटा स्टेडियम में। पहली बार है ये, पहली बार है कि कोई 3 टीम इसको होस्ट कर रही है, वरना सिंगल टीम ही इसको होस्ट, सिंगल देश ही कोई होस्ट करती थी। 3 देश, ठीक है, टीम नहीं, 3 देश को होस्ट कर रहे हैं। कौन-कौन सा है? कनाडा है, यूएसए है और मेक्सिको है। ये पहली बार हो रहा है। साल 2002 में साउथ कोरिया और जापान एक बार कर चुके हैं 2, उसके अलावा सभी सिंगल कंट्री ही इस टूर्नामेंट को होस्ट करती आई है। और पहली बार है जो 48 टीम इसमें खेल रही है और इन 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में बाँटा गया है, 4-4 टीमों को विभाजित करके, और कुल 104 मैच खेले जाएँगे।
4 देश इस बार पहली बार खेल रहे हैं। अभी जो मुकाबला हुआ था जर्मनी के साथ, जर्मनी में जिसने 7-1 से जर्मनी ने हराया है और इसके साथ ही जर्मनी 239 गोल कर दिया, फीफा वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड बना चुका है। तो वो कुराकाओ के साथ वो मैच हुआ था। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान वो टीम है जो पहली बार खेल रही है, जॉर्डन पहली बार खेल रही है एंड काबो वर्डे ये टीमें जो हैं वो पहली बार क्वालीफाई की हैं, 4 टीमों याद रखना है। और इसके अलावा जो मैस्कट है, वो है मैपल जो कि कनाडा का है, मैपल द मूस, जायू मेक्सिको का है, जगुआर है वो एंड द क्लच यूनाइटेड स्टेट का है, एक बाल्ड ईगल है। ठीक है? ये ईगल है, ये जगुआर है, ये एक मैपल एक लीव है। ठीक है? कनाडा का है, ये मेक्सिको का है और ये यूनाइटेड स्टेट का है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी फीफा से रिलेटेड। बाकी फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा, तो उसपे एक डेडिकेटेड एक वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन्स होंगे। हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यहाँ पे लिख लेना प्रथम श्रेणी पीएम मोदी को प्रदान किया गया कौन से देश को? स्विट्जरलैंड, स्लोवाकिया, स्पेन या स्वीडन? ये हो गया है आंसर स्लोवाकिया। मोदी जी अब जहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग अब अपना जो नेशनल जो राष्ट्रीय सम्मान है सर्वोच्च वो देते जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हाल ही में स्लोवाकिया में ये हुआ है 15 जून 2026 को स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान प्रदान किया गया। मोदी जी का विदेश दौरा दिया गया, ये 33वां है, 33rd इम्पोर्टेंट याद रखना 33rd है और ये सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच दोस्ती की सहयोग बढ़ाने में पीएम मोदी के योगदान के लिए दिया गया है। स्लोवाकिया। नेक्स्ट है ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? एक्चुअली राज्य है, कौन सा शहर कर रहा है होना था। तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है इसका होस्ट करेगा ग्लोबल चेस लीग, इसका चौथा सीजन है। दुनिया की बड़ी टीम के बेस्ड पर ये शतरंज प्रतियोगिता होती है जिसमें टेक महिंद्रा और फिडे मिलकर के इसका आयोजित करते हैं। टेक महिंद्रा है, ठीक है? क्या हो सकता है ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन आया, कौन है इसके साथ आयोजित कर रहा है, उसमें टाटा का नाम दे दे, मारुति का नाम दे दे या कोई और कंपनी का नाम दे दे। तो टेक महिंद्रा करती है। चौथा सीजन 3 सितंबर 2026 में बेंगलुरु में शुरू होगा और भारत लगातार दूसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। इससे पिछला वाला मुंबई में किया था और अभी बैंगलोर में कर रहा है और इससे पहले 4 क्योंकि ये चौथा सीजन है, तो 2023 में दुबई में और 2024 में लंदन में हुआ था। तो याद रखेंगे क्या है ग्लोबल चेस लीग 2026। टाइम मैगज़ीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? वो है कौन? वो है स्मृति मंधाना, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और इंडिया के लिए खेलती हैं और उनको क्या किया गया टाइम मैगज़ीन की जो 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियाँ हैं, उसमें इनको शामिल किया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन-सा देश कर रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन्स आते ही हैं। तो ये जो कर रहा है, कौन कर रहा है? इंडिया में नहीं हो रहा है भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड में नहीं हो रहा है, साउथ अफ्रीका, केन्या में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है और इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं। एक जो पाकिस्तान के साथ था, वो जीत लिया और एक अभी नीदरलैंड के साथ था, वो भी जीत लिया है। शुरुआत बहुत बढ़िया हो चुकी है, लग रहा है तक वैसे भारत महिला टी20 वर्ल्ड कप जो है वो अब तक नहीं जीता है। वनडे वर्ल्ड कप के हम पिछले चैंपियन हैं, अभी चैंपियन हैं हम, ठीक है? तो ये 10वां एडिशन था, कब से 12 जून से शुरू हुआ है, 5 जुलाई तक चला जाएगा। कौन मेजबानी कर रहा है? इंग्लैंड और वेल्स कर रहा है, कुल 33 मैचेज़ हैं और कुल टीमें 12 हैं और पहली बार टी20 वर्ल्ड कप वुमेन्स में 12 टीमें भाग ले रही हैं। फाइनल 5 को खेला जाएगा 5 जुलाई को, लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इंडियन टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर, राइट हैंड बैट्समैन है। नॉर्मली चौथे नंबर पर उतरती हैं और उप कप्तान है स्मृति मंधाना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और ये उतरती ओपनिंग करती है, ठीक है? वाइस कैप्टन, कैप्टन को भी याद रख लेना। पिछला एडिशन 2024 में हुआ था, ठीक है? यूएई में हुआ था, न्यूजीलैंड बना था चैंपियन साउथ अफ्रीका को हरा करके। पहला अगर बात करूँ तो ये 2009 में हुआ है। इंग्लैंड में और इंग्लैंड जीता था, ठीक? भारत तक नहीं जीता। एक बार फाइनल ज़रूर पहुँचा 2020 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया था। तो भारत एक बार 2016 का मेज़बानी किया था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो सारे जो इम्पोर्टेंट 20 वुमेन से रिलेटेड हो सकते हैं, वो मैंने बता दिया है कि भारत फाइनल नहीं पहुँचा है। भारत एक बार होस्ट किया है, पिछला कौन जीता था, सारा चीज़ और पहला कब कौन जीता, कहाँ हुआ, वो मैंने बता दिया। फिलहाल 10वां एडिशन है, याद रखना इंग्लैंड एंड वेल्स में हो रहा है और उम्मीद है भारत की टीम चैंपियन बनेगी। 10वां सवाल है नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में कौन-सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है? तो 26 मई 2014 को पहली बार पीएम बने थे
तब से वह लगातार इस पद पर उन्होंने 4399 दिनों से अधिक समय तक पीएम के रूप में काम करके नया रिकॉर्ड बनाया है। नेहरू जी 1952 जो चुनाव हुआ था उसके बाद से बात है निर्वाचित हुआ गया था। तो 1952 से लेकर 1964 तक पीएम रहे थे। उनका निर्वाचित पीएम के रूप में जो कार्यकाल था वो था 4398 और उसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मोदी जी ने 4399 अब तो ये आगे बढ़ गया है। तो इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है 4398 याद रखना नेहरू जी का था। तो निर्वाचित होने का, लंबे समय तक निर्वाचित होने वाले इलेक्टेड पीएम है नरेंद्र मोदी जी। अपने धार्मिक प्रतीक और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला मंदिर कौन-सा है? तो ये ओडिशा के जो जगन्नाथ पुरी है, वहाँ पर उसको ये ट्रेडमार्क दिया गया है। ओडिशा के पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भारत का पहला मंदिर बन गया जिसे अपने खास धार्मिक पहचान और जो सिंबल है उसके लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त मिला है। ट्रेडमार्क मिला आनंद बाज़ार को, पतित पावन को, नील चक्र को। आनंद बाज़ार क्या है? मंदिर परिसर में महाप्रसाद बेचने की प्रसिद्ध स्थान है। पतित पावन क्या है? भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र नाम है और जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा पवित्र चक्र जिसे नील चक्र कहते हैं, तो इसके लिए ट्रेडमार्क मिला है। इससे होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति नामों और प्रतीकों का मनमाने तरीके से अपने कमर्शियल यूज़ के लिए उपयोग नहीं कर सकता। और यदि कोई बिना उपयोग मतलब अनुमति परमिशन लिए अगर इसका यूज़ करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है? अगला सवाल है ब्रिक्स वर्साय वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स 2026 की सूची में कौन से एयरपोर्ट शामिल है? तो ये है नवी मुंबई का एयरपोर्ट इसको इसमें शामिल है। एक्चुअली इसमें 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। एक है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और एक है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 2 ये गुवाहाटी में है। ठीक है? इसका सवाल ये पूछा जा सकता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखना गुवाहाटी में या गुवाहाटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट किनके नाम? तो याद रखना लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई। ये होता क्या है देखिए, एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला और डिज़ाइन पुरस्कार है, जो हर साल पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में दिया जाता है। ये उन इमारतों को सम्मानित करता है जो सुंदर डिज़ाइन वाली हो और पर्यावरण के अनुकूल हो और आधुनिक तकनीक का उपयोग करती हो। नवी मुंबई का डिज़ाइन कमल से प्रेरित है और गुवाहाटी का बाँस और ऑर्किड से प्रेरित है, जो पूर्वोत्तर भारत की पहचान है। तो याद रखेंगे 2 एयरपोर्ट नवी मुंबई और गुवाहाटी, बारदोलाई वाला। अगला सवाल है दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक किस आइसोटोप पर बेस्ड है? न्यूक्लियर क्लॉक ठीक है क्लॉक घड़ी किस आइसोटोप पर बेस्ड है? तो वो है थोरियम 229 ठीक। अगला सवाल है हाल ही में केंद्र ने तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए किन पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ऐतिहासिक 3 पक्षीय समझौता किया है? तो ये किया है असम एंड नागालैंड। ठीक है? असम एंड नागालैंड के साथ ये किया है। केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड सरकार से मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। एक्चुअली असम और नागालैंड की जो सीमा पर कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं, लेकिन दोनों राज्यों के बीच कुछ सीमा विवाद है, जिसके कारण क्या है 30 साल से वहाँ पे ना तो गैस खोजा जा सका है, ना उत्पादन को रुका मतलब उत्पादन भी शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए दोनों राज्य अब सहमत हुए हैं विकास को प्राथमिकता देंगे और इसीलिए केंद्र सरकार ने तीनों ने मिलकर के एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और आयातित तेल पर निर्भरता जो है वो कम हो सकती है। ठीक है? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था ना 13वां क्वेश्चन कि कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक किस आइसोटोप पर बेस्ड है, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा स्लाइड बनाने में इधर-उधर हो गया है। तो वो ये है कि हम थोरियम यूज़ करें 229 है ना क्लॉक की जगह। देखिए अब तक हम जिन परमाणु घड़ियों का उपयोग करते थे, वे परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति के आधार पर समय मापती थी। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से मूव कर रहा है उसको बेस मान करके समय को मापती थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसा न्यूक्लियर क्लॉक बनाया जो थोरियम 229 परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस में होने वाले जो एनर्जी का चेंज है उसको माप करके समय मापता है। परमाणु घड़ी इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होती है जो बाहरी प्रभावों से थोड़ा प्रभावित होती है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर क्लॉक है ये बाहरी प्रभाव से लगभग सुरक्षित रहता है। ये सफलता मिला है यूरोप के वियना तकनीकी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में और चीन के स्वतंत्र वैज्ञानिकों की 2 अलग-अलग टीमों ने इसको हासिल किया है। नाम याद रखना थोरियम 229। अगला सवाल है हाल ही में भारत की पहली स्वीकृत रेडियो लिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो किस बीमारी के उपचार हेतु लॉन्च किया गया है? तो ये है प्रोस्टेट कैंसर से मुक्ति के लिए इसका किया गया है। प्लूविक्टो क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक नई कैंसर रोधी दवा है जिसे नोवार्टिस ने बनाया है। ठीक है इंपॉर्टेंट कौन सी किसने बनाया है?
नोवार्टिस ने विकसित किया। यह भारत का पहला आधिकारिक रूप से स्वीकृत रेडियो लिगेंड थेरेपी है जो उन्नत प्रोस्टेट प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर जो खास तौर पे ये पुरुषों में होता है, के इलाज में उपयोग की जाती है। प्लूविक्टो में क्या होता है, रेडियोधर्मी समस्थानिक लुटेटियम 117 का इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है, ये जो कैंसर कोशिका होती है उसको सीधा निशाना बनाता है, ठीक है? जहाँ पे कैंसर है उसी को ही निशाना बनाता है, जिससे स्वस्थ जो टिश्यूज होते हैं वो अपेक्षाकृत कम नुकसान होते हैं। ये फायदा है प्लूविक्टो की एक टेक्नोलॉजी में, जिसमें जो कैंसर सेल्स है उनको ही मारने का काम करता है, कि जो अच्छे सेल्स होते हैं उस पे थोड़ा-सा कम नुकसान पहुँचाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट सवाल है, केन विलियमसन जो कि क्रिकेटर हैं, ठीक है? केन विलियमसन हाल ही में उन्होंने संन्यास लिया, वो किस देश से खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, इंग्लैंड नहीं, ये न्यूज़ीलैंड से खेलते हैं। न्यूज़ीलैंड बहुत काम रहते हैं ये। तो भारत के खिलाफ उन्होंने 2010 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, 378 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले भी खिलाड़ी हैं और दूसरे नंबर पर रॉस टेलर हैं। तो याद रखना केन विलियमसन का रिलेशन किस देश से है? न्यूज़ीलैंड से, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले लिया है। देखिए, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना चाहते थे, वो नहीं बना पाए, 9,000 कुछ पे रुक गए। केन विलियमसन भी उन्हीं प्लेयर में है जो 10,000 रन नहीं बना पाए हैं। फैब फोर के नाम से जिन 4 प्लेयर्स को जाना जाता था, वो 4 में से सिर्फ अभी एक जो रूट है इंग्लैंड के, जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं और सचिन के रिकॉर्ड के पास थोड़ा-सा पहुँचते जा रहे हैं। लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। फिलहाल न्यूज़ीलैंड से रिटायर हो चुके हैं केन विलियमसन। हाल ही में जसपाल राणा का निधन हो गया। उनका संबंध किससे है? तो वो उनका संबंध खेल से है। तो ये भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज और कोच रहे हैं। 49 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके पास 9 गोल्ड थे। 1994 के जो हिरोशिमा एशियन गेम्स में उन्होंने 1 गोल्ड और 2006 के दोहा एशियन गेम्स में 3 गोल्ड उनको मिला था। इस प्रकार से अगर देखें कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स को मिला लें तो 23 पदक उनके पास हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था 1994 में। 1997 में पद्मश्री मिल चुका है, 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछला ओलंपिक मेडल दिलाया था मनु भाकर ने, उनको ही ट्रेनिंग दिया है जसपाल राणा ने। ठीक है, याद रखेंगे एक निशानेबाज हैं और जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है। इसे कौन जारी करता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको जारी करता है आईईपी या इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आईईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको नाम को याद रखेंगे। ये 20वां एडिशन था। दुनिया के 163 देशों को देखकर ये देखकर रैंक दिया जाता है कि कौन कितना देश शांतिपूर्ण है। तो भारत समझिए 123वें नंबर पर है, सॉरी 127वें नंबर पर है, 127वें नंबर पर है। पहले नंबर पर है आइसलैंड और ये लगातार 19 साल से सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। दूसरे पर है न्यूजीलैंड और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। जितने लैंड है समझिए वो लोग टॉप पे हैं। अंतिम स्थान पर आता है 163 पर रूस। और पड़ोसी देश का हाल देखें तो पाकिस्तान 152वें स्थान पर है, चीन 118वें स्थान पर है और भूटान 16वें स्थान पर है। ऑपरेशन नासर किसने शुरू किया था? ऑपरेशन नासर किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है ईरान ने इसको शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया था सैन्य अभियान है। मुख्य निशाना था इजराइल के नेवातीम और तेल नोफ जैसे जो महत्वपूर्ण सैन्य हवाई अड्डे थे वहां पे करना था। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। नासर का मतलब होता है विजय, ठीक है? नासर मतलब ईरान ने शुरू किया है, विजय इसका मतलब है किस पर किया था? इजराइल पर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैराक्वाट हर्बिसाइड पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम राज्य कौन सा बन गया है? एक पैरासाइट है जिसपे प्रतिबंध लगाया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने और ये तीसरा राज्य बन चुका है। इससे पहले केरल और ओडिशा ये काम कर चुके हैं क्योंकि बहुत खतरनाक खरपतवार नाशक है जिसका उपयोग खेती में उगी जो घास फूस होती है उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसके निर्माण, इसकी बिक्री, इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईएमबीओ ग्लोबल मेडल 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो ये जो वैज्ञानिक है ये है गौतम डे, ठीक है? गौतम डे को सम्मानित किया गया है।
ईएमबीओ क्या होता है? यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बना था। हेडक्वार्टर हेडेनबर्ग जर्मनी में है और करंट डायरेक्टर है फियोना वॉट, सब नाम याद रख लिएगा। ये सम्मान क्यों दिया गया इसके लिए बारे में बात करें तो ये सम्मान कोशिकाओं के अंदर जो नाभिक की संरचना है, न्यूक्लियस की संरचना है और जो कोशिका जो सेल डिवीजन होता है, उसकी उत्पत्ति पर किए गए रिसर्च के लिए उनको मिला और ये पुरस्कार ओमाया डुडिन के साथ इन्होंने क्या किया है? साझा किया है, इन दोनों को मिला है। ये गौतम डे को भी मिला है, ओमाया डुडिन को भी ये मिला है। ठीक है? और ईएमबीओ जो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बता दिया 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था हेडक्वार्टर हिडेनबर्ग जर्मनी में और फियोना वॉट इसके करंट डायरेक्टर है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, इंडियन पूरी तरीके से नहीं है, इंडियन ओरिजिन है और ये जर्मनी में कार्यरत है और नाभिकीय संगठन और कोशिका विभाजन की उत्पत्ति के रिसर्च के लिए इनको ये सम्मान मिला है। विश्व आर्थिक मंच की 2026 की टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में कितनी भारत कंपनियों को शामिल किया गया है? तो 9 कंपनियों को शामिल किया गया। देखिए दुनिया की उन जितने भी इनोवेटिव स्टार्टअप हैं, ठीक है? उनको चुना जाता है जो भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। 2026 में 23 देशों की 100 कंपनियां सूची में शामिल है जिसमें भारत की भी 9 कंपनियां हैं जो खास तौर पे स्पेस और डीप टेक के क्षेत्र में काम कर रही है। एयरबाउंड है, ध्रुवा स्पेस है, ऑर्बिट एड है, वराह है, ठीक है? सरला एविएशन है, ठीक है? बॉर्डर प्लस है, फर्मबॉक्स बायो है, ये सब सारी कंपनियां जो हैं उस सूची में शामिल हुई हैं। हाल ही में श्रम सांख्यिकी पर कुछ इस तरह एक टेक्निकल स्पेशल विशेषज्ञ समिति बनी है, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया प्रोफेसर अलख एन शर्मा को, अलख एन शर्मा। ये समिति क्या करेगी? जो रोजगार, श्रम रोजगार से जुड़े जो भी आंकड़े हैं, उसका रिव्यू करने का काम करेगी, उसको और बेहतर बनाने का काम करेगी, रोजगार और बेरोजगारी आंकड़ों को अधिक सटीक बनाने का काम करेगी, आंकड़े समय पर उपलब्ध कराना होगा इनको और भारतीय आंकड़ों को जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके अनुरूप बनाना है ताकि दूसरे देशों से एक कंपेयर किया जा सके। अलक शर्मा भी कौन है? अलक शर्मा भी इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं, साथ ही इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स के चेयरपर्सन भी हैं। अलक शर्मा नाम याद रखेंगे। अगला सवाल बताना है जीडीपी ग्रोथ कितना है भारत का? जो कि वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट 2026 के अनुसार ये है 6.6%। ठीक है, फाइनेंशियल 26-27 के लिए 6.6% है। पहले कितना था? 7.7 था, अब 6.6 हो गया है। उसके बावजूद भारत जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब ये कम क्यों हो गया? 6.6 क्यों पहुंच गया? क्योंकि तेल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उद्योगों का उत्पादन लागत बढ़ा है, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता हम देखते आ रहे हैं और जब भी ईंधन देखिए महंगा होगा तो क्या होगा? सामान बनाने ढोने पे लागत बढ़ जाता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। आपको इतना याद रखना है 6.6% है जो पिछला 7.7% था। एनईवीए नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला 35वां विधानसभा कौन बना है? तो वो बना है वेस्ट बंगाल। नेवा एक क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये याद रखना, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेवा शुरू किया है। ठीक है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसका उद्देश्य कामकाज जो होगा संसद का, राज्य विधानसभा का, उसको ऑनलाइन और पेपरलेस बनाना है। तो 33वां राज्य बन चुका है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला है एआई कंपनी एवेटार डॉट एआई कि वारिया नाम की जो है एक स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किस देश से? इसका संबंध हमारे इंडिया से है। ठीक है, तो स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल बनाया गया, ये एक तरह का वीडियो जनरेटर है। आप इसमें जाएंगे, आप टेक्स्ट लिखेंगे, फोटो देंगे तो वो एआई वीडियो जनरेट करके दे देगा। खास क्यों है भारत के लिए? क्योंकि इंडियन कल्चर को लेकर के है। इंडिया के त्योहार, इंडिया के कपड़े, इंडिया के खान पान, इंडिया के जो स्थान संस्कृति उसको बेहतर तरीके से समझता है। अभी आप मान के चलिए एक वीडियो बनाते हैं एआई वीडियो, तो जितने भी एआई वीडियो जिस एआई प्लेटफॉर्म में जाकर के बनाते हैं तो फॉरेन से रिलेटेड है, वो फ्रांस का है, कोई यूएसए का है, यूके का है, तो वो बेहतर भारत की जो, अब मान के चलिए दिवाली त्योहार पे आप कुछ बताना चाह रहे हैं और आप एक टेक्स्ट लिखा और अपने वीडियो बनाए, तो जो अटायर देगा, जो लोग देंगे, वो हो सकता है फॉरेनर्स जैसे दिखेंगे, इंडियन नहीं दिखेंगे। तो ये क्या होगा? एक तरीके से आप इंडियन अटायर में देख सकते हैं, इंडियन कल्चर को बेहतर तरीके से समझता है और साथ ही वीडियो बनाने की प्रक्रिया भी तेज है। तो वारिया नाम याद रखेंगे, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। एआई में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस देश के यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया है? तो ये है जापान। ऐसा सवाल भी आ सकता है कि सुकुबा कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो जापान की है। तो जापान के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ समझौता किया गया है। भारतीय खिलाड़ी, कोच और खेल वैज्ञानिक जापान जाकर के एक स्पेशल ट्रेनिंग ले सकेंगे। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, तैराकी और जूडो जैसे खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी चल रहा हूँ, स्पीड चलेंगे हम लोग। आरिसियन पीएफसी, ये 2 कंपनियों को मर्ज किया गया है। कौन-सी दर स्टेटस का ये कंपनियाँ हैं? तो ये महारत्न प्राप्त
कंपनियां हैं। आरईसी मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये बिजली परियोजना, पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइन को क्या देती है? लोन देने का काम करती है। अब राष्ट्रपति ने दोनों को मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। आरईसी का पीएफसी में विलय होगा। विलय के बाद आरईसी एक अलग कंपनी के रूप में नहीं रहेगी। दोनों का विलय हो रहा है। किस देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई है? तो वो हुआ है नेपाल के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ। नेपाल ने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ दिया, भारत और नेपाल ने। अब दोनों देशों के लोग मोबाइल से सीधे एक दूसरे को पैसा भेज और प्राप्त कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट है। राजा पर्व फेस्टिवल का उपयोग सॉरी राजा पर्व फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये होता है ओडिशा में। ठीक है। सूर्य जो होता है वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में जब प्रवेश करता है, उसको कहते हैं मिथुन संक्रांति। ओडिशा में इस दिन राजा पर्व नाम का एक प्रसिद्ध त्योहार शुरू होता है। यहाँ की परंपरा क्या कहती है कि धरती माता रजस्वला मासिक धर्म की अवस्था में मानी जाती है। इसलिए जैसे महिलाओं को इस दौरान आराम दिया जाता है, वैसे ही धरती को भी आराम देने की मान्यता है। देखिए कितना अच्छा मैसेज है। खेती और जुताई और जमीन खोदने जैसे काम नहीं किए जाते हैं। धरती माता को विश्राम दिया जाता है और 3 दिन तक ये चलता है, जून के महीने में होता है। तो नाम याद रखेंगे, राजा पर्व फेस्टिवल उड़ीसा से। अब ये है वोज। क्या पढ़ेंगे इसे? वोग वोज जो भी पढ़े देख लीजिए। आईवीआर ब्रांड कंपनी है। इसे नया इसके लिए भारत के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कीर्ति सनन को बनाया गया है। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय आईवीआर ब्रांड है जो फैशनेबल और प्रीमियम ब्रांड के सनग्लासेस और ऑप्टिकल फ्रेम बनाता है। 1973 में स्थापित हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी आईवीआर कंपनी है ये। और मुख्यालय कहाँ पर? इटली के मिलान में है। अरेन सेफ उपकरण का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो यह है आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा। एक छोटा सा हाथ में पकड़ने वाला पोर्टेबल उपकरण है। ये पीने के पानी में आर्सेनिक करता है, इसलिए आर्सेन है स्टार्टिंग में। आर्सेन सेफ। ठीक है। और जहरीले तत्व की मौजूदगी का सेकंडों में लगा सकता है। अभी क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये एक छोटा सा उपकरण है, पोर्टेबल उपकरण है, हाथ में पकड़ सकते हैं। पानी में आर्सेनिक है कि नहीं, जहरीला तत्व होता है आर्सेनिक, तो उसका पता कर सकता है बहुत ही आसानी से। प्रोजेक्ट हिनिची किस राज्य में लागू हुआ? तो ये हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में तुरांदपुर जिला में प्रोजेक्ट हिनिची के तहत किसानों ने पहली बार हरी मटर की फसल का उगाया है। क्यों? क्योंकि इस इलाके में देखिए जो अवैध अफीम है उसकी खेती की जाती थी और इससे नशीले पदार्थ बनाए जाते थे जो कि गैर कानूनी। इस समस्या को दूर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2026 में एक प्रोजेक्ट हिनिची लॉन्च किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। मतलब अफीम वाले खेती की जगह अब हरी मटर को उगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है। ठीक है, इजी कनेक्ट। वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों को दिल्ली में दोबारा इमिग्रेशन और जांच ट्रांसफर प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। वो क्या करेंगे? अब सीधा सीधा यात्री वाराणसी से दिल्ली से विदेश जा रहा है तो पहले उसे वाराणसी से दिल्ली आना पड़ता था। दिल्ली में इमिग्रेशन की लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, फिर से सामान चेक करवाना पड़ता था और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़नी पड़ती थी। मान के चलिए वाराणसी से दिल्ली से फिर दुबई जा रहे हैं, तो क्या होगा, वाराणसी दिल्ली जा करके फिर वहां पे पूरा इमिग्रेशन का जो प्रोसेस होता था वो सारा कुछ होता था। लेकिन अभी क्या हुआ, इजी कनेक्ट करके मॉडल लाया गया है। वाराणसी में ही सारा चेक हो जाएगा, यहाँ पे दिल्ली में ये सब इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इजी कनेक्ट फ्लाइट योजना लागू होने से क्या होगा, अब यात्री वाराणसी एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन और सामान संबंधी जो औपचारिकता है वो पूरी कर सकेंगे। दिल्ली पहुंचने पर सीधे इंटरनेशनल उड़ान में जा सकेगा, समय बचेगा, यात्रा अधिक होगा। नाम याद रख लेना सिटी का, वाराणसी पहला शुरू किया गया और भी कई शहरों में इसको शुरू करने का प्रावधान है। हाल ही में चर्चा में रहा युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये वेस्ट बंगाल से है। वहाँ पे जो भी सरकार आई बीजेपी की, बेरोजगार युवाओं के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू किया गया। इसको उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना है। हर महीने 3,000 की सहायता दी जाएगी जब तक युवा को नौकरी नहीं मिल जाती, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 15,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सृष्टि किरण ने ग्लोबल अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है टेनिस। इसका संबंध है टेनिस से। बेंगलुरु की है ये। आईटीएफ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जूनियर विश्व रैंकिंग के अंडर 13 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन के इतिहास रच दिया है और लगातार 5 आईटीएफ जूनियर खिताब इन्होंने जीता है। आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो कि 1913 में बना था। देखिए इन टेनिस से रिलेटेड जो दो बड़े कप होते हैं, एक है मेल के लिए होता है उसको कहते हैं डेविस कप, और बिली जिन किंग कप जो होता है वो वुमेन्स के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो है सविता श्रीवास्तव। उलान बटोर में हुआ था, मंगोलिया की कैपिटल है। 29 मई से 7 जून तक हुआ था। भारत की 19 वर्षीय सविता ने गोल्ड इसमें जीता है, नाम याद रखना। हाल ही में राहगीर योजना लॉन्च हुआ, इसका संबंध किस मंत्रालय से है?
तो सड़क परिवहन मंत्रालय से है। सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें लंबे समय तक मदद नहीं मिलती है, उन्हें समय पर मदद नहीं मिलती। इसे रोकने के लिए सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने रैपिडो के साथ साझेदारी की है। रैपिडो के साथ साझेदारी पूछ सकता है किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन दे दे ओला, उबर, रैपिडो। तो याद रखना रैपिडो के साथ साझेदारी की है। मतलब कोई व्यक्ति अगर का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे, तो आप उसे 1 घंटे के अंदर आपको अस्पताल पहुँचाने, जान बचाने पर आपको मदद किया जाएगा, आपको राहगीर मान करके सम्मान दिया जाएगा। वो व्यक्ति को 25,000 मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा और हर साल 10 बेस्ट राहगीरों को 1 लाख और ट्रॉफी भी दिया जाएगा। शर्त यह है कि 1 घंटा के भीतर पहुँचाना है। एक व्यक्ति 1 साल में मैक्सिमम 5 बार ज़्यादा अवार्ड नहीं प्राप्त कर सकता। यदि कई लोग मिल करके अगर मदद करते हैं तो 25,000 की राशि क्या होगा? इक्वली बाँट दिया जाएगा। बगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, केसरिया, कलाकंद, इन उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला। आजकल जीआई से बहुत सवाल पूछा जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये झारखंड का है, कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है? झारखंड के जो 11 पारंपरिक उत्पाद है, उनको जीआई टैग मिला, जिसमें भैया सिल्क, ये सब चीज़ों को मिला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, भैया सिल्क एंड फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, है ना? ये सब सारी चीज़ें हैं। मुंडा ज्वेलरी हो गया, तसर सिल्क एंड साड़ी हो गया, ये सब 11 प्रोडक्ट को मिला है। जीआई टैग के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आरटीएक्स स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है? एनवीडिया ने लॉन्च किया है आरटीएक्स स्पार्क चिप। ये एआई केंद्रित प्रोसेसर चिप है जो विंडोज पीसी और लैपटॉप के लिए बनाया गया है। ये आर्म आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, खास तौर पर एआई एजेंट चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। एनवीडिया के बारे में जान लो तो 1993 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सेंट क्लारा, कैलिफोर्निया, यूएसए। नाम याद रखो, आरटीएक्स स्पार्क चिप किसने लॉन्च किया है? टेस्ला का नहीं, गूगल का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, एनवीडिया का है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्रिक्स का है और कृषि सम्मेलन है, ये इंडिया में ही हुआ था। इंडिया में कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। लापता व्यक्तियों को खोजकर परिवार से मिलाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप शुरू किया? ऑपरेशन मिलाप शुरू किया है गुजरात सरकार ने। अडानी पोर्ट को किस देश के एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है? ये अर्जेंटीना का, ठीक, अर्जेंटीना। अडानी अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अर्जेंटीना के पहले एलएनजी निर्यात प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसमें कंपनी क्या करेगी अडानी की? जो समुद्री सेवाएं प्रदान करेगी, जैसे टग बोट संचालन, इसमें बंदरगाह, बड़े जहाजों को बंदरगाह तक ले जाने में मदद करेगा। ऑफशोर लॉजिस्टिक का काम करेगा। इसमें क्या होगा? समुद्र में जो आवश्यक सामान है और उपकरण उसको पहुंचाने का काम करेगा। और क्रू ट्रांसफर, मैंने कर्मचारियों को जहाजों और समुद्री प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करेगा। अडानी की कौन सी कंपनी? अडानी पोर्ट की जो कंपनी है, इसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक, ये करेगी। सैपलिंग डायलॉग, सैपलिंग डायलॉग का आयोजन कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। सैपलिंग का मतलब है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो चिराग पासवान है, उसका उद्घाटन किया है। भारत सरकार और वर्ल्ड ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य साउथ एशिया में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को क्या करना था? मजबूत करना था। सैपलिंग डायलॉग अहमदाबाद में हुआ और साउथ एशिया पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूवमेंट न्यूट्रिशन ग्रोथ है। अब 2-4 सवाल ही बचे हुए हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा बच्चों को मजदूरी से बचाकर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य का अवसर दिलाना। संविधान में अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर को खत्म करता है, ये बात किया गया है। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया। ये पहली बार 2024 में मनाया गया था। बच्चों के जीवन में खेल के महत्व को समझने के लिए और उसे अवसर देने के लिए मनाया गया था। कब है? 11 जून को। 11 जून को विश्व खेल दिवस और 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस। फिर है विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, पहली बार 2004 में मनाया गया था। हम लोग ना ब्लड ग्रुप है ना बी, बी और ओ, एक वैज्ञानिक ने बताया था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर और ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने बताया था, इनका जन्म हुआ था 14 जून 1886 को और इन्हीं के जन्म दिवस के दिन ही विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो इन्होंने रक्त समूह के खोज करता रहे हैं। 1930 में इनको नोबेल मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन का नोबेल मिला है। देखिए यूनिवर्सल डोनर जो सबको दे सकता है वो ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबका ले सकता है वो ए बी पॉजिटिव, ठीक है? इसको भी याद रखेंगे। अगला है वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है, ठीक है? पवन ऊर्जा के महत्व के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड रैंकिंग वैश्विक रैंक में भारत चौथे नंबर पर है, ठीक है? गोवा में अभी इसका पवन दिवस की मेजबानी की गई। 2007 में यूरोप में शुरुआत हुई थी, 2009 में विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा है। 14 जून पवन ऊर्जा, सॉरी 15 जून पवन
वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 13 जून को। जून के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसको मैंने कवर किया है। अब ये बीमारी जो मैंने बताया एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म जो होता है एक जन्मजात स्थिति है। शरीर में मेलानिन नामक जो पिगमेंट होता है वो बहुत कम या बिल्कुल नहीं बनता है। जिससे त्वचा बहुत हल्की सफेद दिखाई देती है, बाल सफेद हो जाता है, हल्के रंग के दिखते आपने देखा होगा इससे पीड़ित लोगों को। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, पीड़ित लोगों के साथ होने वाला जो भेदभाव उसको रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है और 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो पर नए हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। लगभग 48 क्वेश्चंस थे जो कि 11 जून से लेकर के 17 जून तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, सारे इंपॉर्टेंट कवर कर लिया और मैंने हर वीक मैं इसी तरह का वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा हूँ। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ज़्यादा अपडेट जो है वो मिल